टी20 फॉर्मेट में हर एक गेंद की अपनी अहमियत होती है और इसीलिए 120 गेंदों में जितनी अच्छी क्रिकेट आप खेल लें, आप उतने ज्यादा मैच जीतने के करीब होते हैं, आप अपने मंजिल के बहुत करीब होते हैं। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच जो पहला टी20 मैच खेला गया, उसमें 3 इंपॉर्टेंट बातें थी जिस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। पहली इंपॉर्टेंट बात कि हर एक गेंद के क्या कुछ मायने हैं, और खास तौर से दिनेश कार्तिक ने अंतिम 7 गेंदों में जिस तरह से 24 रन बनाए, उससे उसने क्या मैच में बड़ा फर्क डाल दिया। और भारतीय टीम अगर इतने बड़े अंतर से मैच जीती तो उसमें दिनेश कार्तिक की पारी का क्या कुछ रोल है, इस पर बातचीत करेंगे। साथ ही बात रोहित शर्मा की 27वीं अर्धशतक की करेंगे जो उन्होंने टी20 फॉर्मेट में लगाया। मार्टिन गुप्टिल से वो आगे निकल गए एक बार फिर टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने की रेस में। साथ ही बात करेंगे क्या भारतीय टीम ने ज्यादा बेहतर पिच और परिस्थिति को समझा, या एक जुआ सा खेला था कि हम 3 स्पिनर के साथ जाएंगे और तीनों ही स्पिनर डोमिनेट करेंगे, जिसका नजारा हमने देखा जिस तरह से बॉल स्पिन कर रहा था रविंद्र जडेजा का, अश्विन का, या जिस तरह की फ्लिपर और गुगली का इस्तेमाल रवि बिश्नोई ने किया। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे और पूरा एनालिसिस करेंगे। आज पहले टी20 मैच पर हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर और सेलेक्टर सबा करीम इस समय जुड़ चुके हैं। सबा भाई, गुड मॉर्निंग। बहुत देर रात मैच खत्म हुआ, आप भी मैच देखने और उसके बाद उसके एनालिसिस में व्यस्त थे, हम सबने भी एनालिसिस किया, बट ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो अक्सर मैच खत्म होने के बाद ज़हन में आते हैं कि क्या वाकई इतनी अहमियत थी इस पारी की, या वाकई क्या बहुत अच्छे स्पिन डाले भारतीय स्पिनर्स ने, जिसमें बहुत डिटेल में बात करने की जरूरत होती है। कैसे आप देखते हैं सबसे पहले उन 7 गेंदों की बात करें जो दिनेश कार्तिक ने खेली? 2 बार उन्होंने रिफ्यूज भी कर दिया अश्विन के साथ रन लेने के लिए, लेकिन अंत में वो बहुत फ्रूटफुल हुआ क्योंकि जब रिफ्यूज किया तो ये पहली रिफ्यूज पे उन्होंने छक्का लगा दिया और आखिरी गेंद खुद खेलना चाहते थे उसमें उन्होंने चौका लगा दिया। 7 गेंदें कितनी मायने रखती है, यहाँ हर एक गेंद के क्या कुछ मायने हैं टी20 फॉर्मेट में। 215 रन के स्ट्राइक रेट से दिनेश कार्तिक ने बैटिंग की। देखिए राजीव, टी20 की जो बल्लेबाजी होती है वो ओवर्स पर निर्भर नहीं करती है, वो गेंदों पर निर्भर करती है। और इसी वजह से जो टीम स्ट्रैटेजी बनाती है वो ये भी सोचकर बनाती है कि एक खिलाड़ी को कितने बॉल्स खेलने को मिल रही है। और इसी प्रकार से दिनेश कार्तिक का काम यही है कि अंतिम के 2 या 3 ओवर में आप जाइएगा बैटिंग करने के लिए, पर ज्यादा से ज्यादा गेंदें आप अगर खेल लेते हैं तो उनके उसके लिए उसका फायदा मिलेगा टीम को। और कुछ इसी प्रकार का रोल अब एक तरह से परिभाषित कर दिया गया है दिनेश कार्तिक के लिए। और बार बार उनको उसी कंडीशंस में उसी उसी प्रकार की परिस्थितियों में भेजा जा रहा है बल्लेबाजी करने के लिए। ये फर्क नहीं पड़ता है कि दिनेश कार्तिक नंबर 5 पर आए, नंबर 6 पर आए, नंबर 7 पर आए या नंबर 8 पर आए। अंत में उनका काम यही है कि आपको बल्लेबाजी करना है सिर्फ वो 3 या 4 ओवरों के लिए ही। और उसी प्रकार की उन्होंने तैयारी की है और उसी वजह से उनको सफलता भी मिल रही है। आपको याद होगा राजीव, कई 1-2 साल पहले दिनेश कार्तिक जब भी ऊपर आते थे बल्लेबाजी करने के लिए, हमेशा हमें लगता था कि इस खिलाड़ी में इतनी ज्यादा प्रतिभा है पर ये परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा है। वो परफॉर्म इस वजह से नहीं कर पा रहे थे कि वो क्लैरिटी जो होनी चाहिए कि मुझे कब शॉट लगाना है, कब रोक के खेलना है, कब बड़े शॉट लगाना है, कब मुझे सिंगल्स खेलना है। उसी वजह से उनके अंदर क्लैरिटी नहीं थी। पर अब वो क्लैरिटी आ गई है क्योंकि उनका रोल अब फिनिशर का हो गया है। और इसी वजह से वो शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपने सही कहा, वो 7 या 8 गेंदें जो खेली हैं अंत में दिनेश कार्तिक ने, उसका फर्क बहुत ज्यादा पड़ा है। एक समय मुझे लग रहा था कि पार स्कोर 160 165 का होगा मैक्सिमम, वहां दिनेश कार्तिक की बल्लेबाजी की वजह से वो पार स्कोर चला गया, वो स्कोर चला गया 190 का। बिल्कुल 68 रनों से हम मुकाबला जीते सब भाई, बड़ा अंतर है टी20 फॉर्मेट में। इससे बड़ा अंतर और क्या हो सकता है जहां पर 1-2 रन से आप मैच जीतते हैं, 1-2 विकेटों से आप मैच जीतते हैं, 1-2 लास्ट बॉल पे जहां पर आप मैच जीतते हैं, आप 68 रन से आप मैच जीत रहे हैं। ये दर्शा रहा है कि अंदर कितना ज्यादा बड़ा हो गया है भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में। वेस्ट इंडीज की टीम रीबिल्ड करने का प्रयास कर रही है, पर मुझे उस प्रकार के पावर हिटर्स कोई नजर नहीं आ रहे हैं इस समय। रोमन पावल को अगर हम हटा दें, उसके अलावा आपके पास कौन है पावर हिटर? रोमैरियो, निकोलस पूरन मध्य क्रम में आते हैं बैटिंग करने के लिए। हेटमायर एक अच्छे फिनिशर साबित हो सकते हैं, पर इस तरह के टफ कंडीशंस में टॉप क्वालिटी बॉलिंग अटैक के सामने बहुत ज्यादा कठिन है इतना बड़ा रन चेज कंप्लीट करना राजीव। रोहित शर्मा ने स्टार्ट अच्छा दिया और दिनेश कार्तिक ने मैच को फिनिश अच्छा किया। ये बेसिक नीड है टी20 फॉर्मेट की सब भाई। कैसे आप देखते हैं? और मैन ऑफ द मैच दिनेश कार्तिक को चुना गया, हालांकि हाईएस्ट रन बनाए रोहित शर्मा ने।
ये तो टी20 है राजीव, इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, मुझे खुशी इस बात की हो रही है राजीव कि रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी तो की ही, पर उनकी कप्तानी भी काफी अच्छी रह रही है इस समय। जिस तरह का चयन वो कर रहे हैं, उसके साथ साथ जिस तरह से उन्होंने शुरुआत दी इस विकेट पे, जहां पर ऐसा लग रहा था कि दोनों ही टीमों को अगर हम देख लें तो सभी बल्लेबाजों को दिक्कतें आ रही थी, सभी बल्लेबाजों को परेशानी हो रही थी स्पीड में एडजस्ट करने में, बॉल के लेंथ को एडजस्ट करने में, जो वेरिएशंस है उसको एडजस्ट करने में। पर यहाँ पर रोहित शर्मा है, ऐसा लग रहा था कि वो किसी और विकेट पर खेल रहे हैं, किसी और मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और वो भी जब वो गए हैं ओपन करने के लिए इस प्रकार के विकेटों में, आपको तो पता ही है कुछ समय लगता है बल्लेबाजों को सेटल होने में। पर यहाँ पर उन्होंने कोई समय लिया नहीं। तो ये लाजवाब बल्लेबाजी रही है रोहित शर्मा की। उन्होंने संदेश साफ कर दिया है कि विकेट जैसा भी हो, आपको प्रयास यही करना होगा कि आप अंदर गए रन बनाने के लिए और तेज गति से रन बनाने के लिए। कई बार हो सकता है कि दिक्कतें आएंगी, कई बार हो सकता है कि आप फेल कर जाएं, पर जब तक कि आपकी मंशा यही है कि मुझे तेज गति से रन बनाना है, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। कल सबब इस सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग था, भारतीय टीम ने जब टॉस के समय कहा कि वो 3 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर टी20 फॉर्मेट में हमने देखा नहीं है कि 3 स्पिनर खेले। तीनों अलग अलग टाइप के गेंदबाज थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर, एक ऑफ स्पिनर, एक आपने लेग स्पिनर खिलाया। बट थोड़ा सा आप सहमे, लेकिन अंत में अगर आप रिजल्ट देखें तो तीनों ने 12 ओवर डाले मिला के, 72 रन दिए हैं और 5 विकेट निकाले, यानी कि बड़ा फर्क डाल दिया ऑलमोस्ट तीनों स्पिनर्स ने। क्या ये एक अलग तरीके की स्ट्रेटजी पर काम कर रही है टीम इंडिया कि आप तीनों स्पिनर भी खिला सकते हैं मौका पड़ने पे? वो निर्भर करेगा फिर से कंडीशंस के ऊपर राजीव। इसी वजह से मैंने रोहित शर्मा की कप्तानी के बारे क्या में बात कंडीशन की ज्यादा कि बेहतर पड़ा वेस्ट इंडीज से अपेक्षा हाँ, भारत की? रोहित शर्मा ने अच्छी तरह से पढ़ा। रोहित शर्मा को लग रहा था कि ये पहला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला यहाँ पर हो रहा है। इसके पहले जो मुकाबले हुए हैं वहां पर कोई बड़ा स्कोर हुआ नहीं है, वहां पर स्पिनर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया है। और इसी वजह से ये विकल्प था रोहित शर्मा के पास, जिसको उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया। और एक और लग्जरी है यहाँ पर भारत के लिए कि अगर आप दो सीमर के साथ भी खेल रहे हैं, पर आपके पास हार्दिक पांड्या एक थर्ड सीमर के रूप में मौजूद हैं, तो ये आपके पास फायदा होता है जब आपके पास ऑलराउंडर्स हों और आपके पास विकल्प कितने सारे बचे हों। बहुत ही अच्छा मूव था ये रोहित शर्मा का, 3 स्पिनर्स के साथ खेलना। देखिए, ये रोहित को डिसाइड करना होगा कौन से कंडीशन में आप 3 स्पिनर्स के 12 ओवर करवा सकते हैं कि नहीं। जहां जहां उनको लगेगा कि हम 12 ओवर करवा सकते हैं, वहां पर वो 3 स्पिनर के साथ मैदान में जरूर उतरना चाहेंगे, क्योंकि आपके पास हार्दिक पांड्या है जो आपके बैकअप सीम बॉलर वहां पर एक मौजूद है। तो भाई क्या है, एक कैप्टन का रोल तब और बड़ा हो जाता है जब आपकी टीम में स्पिनर ज्यादा हो। हमने देखा सर्कल में भी गेंदबाजी कराई उन्होंने स्पिनर से, फिर ब्रेक्स में लेके आते रहे, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने मिक्सअप किया अश्विन और रवि बिश्नोई और जडेजा को। क्या इसमें मार्क्स कप्तानी को भी जाते हैं कि अपने आप स्पिनर्स को कैसे हैंडल कर रहे हैं? मसलन जिस तरह से सर्कल में लेके आए और जिस तरह से 2 विकेट स्पिनर्स ने निकाले शुरू में। देखिए, आप जब 3 स्पिनर के साथ मैदान में उतर रहे हैं तो आपको एक न एक स्पिनर को पावर प्ले में बॉलिंग करानी ही होगी। और अच्छी बात ये थी कि उन्होंने पावर प्ले में जडेजा से बॉलिंग करवाई, क्योंकि आपको याद होगा जडेजा थोड़ा बहुत, मुझे लगता है, विश्वास में कमी थी। पिछला जो टी20 मुकाबला उन्होंने खेला था, इस प्रकार के विकेट में यही तो कप्तानी है, यही तो अच्छी बात है रोहित शर्मा में, कि वो चाहते हैं कि उनके जो मेन प्लेयर हैं उनको और ज्यादा विश्वास बढ़ाया जाए। और इसी वजह से ऐसे विकेट पे जहां पर स्पिनर्स को मदद मिल रही थी, जो ट्रिकी था, जहां पर बॉल ग्रिप कर रही थी, वहां पर उन्होंने रविंद्र जडेजा से शुरुआत की। उन्होंने आते ही अपने पहले या दूसरे ओवर में विकेट ले लिया। तो इस प्रकार का फायदा मिलता है जब कप्तान आपके साथ हो, और कप्तान अगर उसको पता है किस तरह से हैंडल करना है स्पिनर्स को। और ये कई बार वो कर चुके हैं मुंबई इंडियंस के लिए भी कप्तानी करते समय रोहित शर्मा। तो उनको पता है कौन से स्पिनर को कब कराना है, कौन से बैटर के सामने कौन सा स्पिनर ज्यादा सफल रहेगा। तो इस तरह के टैक्टिक्स भली भांति जानते हैं रोहित शर्मा। क्या सबब है? एक रीजन ये भी आप देख रहे हैं कि वेस्ट इंडीज बिल्कुल क्लूलेस होता है स्पिन गेंदबाजी का गेंद, और अगर कहीं खुदा ना खास्ता विकेट टर्न कर रहा है, जैसे हमने कल देखा बॉल ग्रिप कर रहा था जडेजा का बॉल, मुझे तो लगा स्क्वायर का टर्न कर रहा है, जिस तरह लेग स्टंप से बाहर ऑफ स्टंप पे जा रहा था, या जिस तरह से अश्विन को मदद मिल रही थी। क्या एक ये भी था जहन में कि वेस्ट इंडीज बिल्कुल जीरो है स्पिन बॉलिंग खेलने में, जिस तरह के शॉट खेल रहे थे? मुझे याद आ रहा है जब केमार रोच आया तो शायद ये रवि बिश्नोई की 5 बॉलें उनके बैट पे ही नहीं लगी। कीमो पॉल जब बल्लेबाजी कर रहे थे तब कुछ ऐसा सॉरी हादसा जी। हुआ था। देखिए, स्पिनर्स को मुझे ताज्जुब हुआ राजीव, खास करके ऐसे बल्लेबाज वेस्ट इंडीज के जो गायना और ट्रिनिडाड से आते हैं, उनको बहुत अच्छा अभ्यास है स्पिनर्स के विरुद्ध खेलना। अब इस टीम में कितने सारे प्लेयर्स वहां के हैं कहना यहाँ पर बड़ा बहुत मुश्किल है।
पर देखिए स्पिनर्स को खेलने के लिए, विशेष करके लेग स्पिनर्स या रिस्ट स्पिनर्स को खेलने के लिए आपको पिक करना होता है बहुत जल्दी। और मुझे ताज्जुब इस बात का हो रहा था कि रवि बिश्नोई, आपको पता है उनकी सारी की सारी गेंदें अंदर आती हैं, जो लेग स्पिन करती भी है वो कम लेग स्पिन करती है। अगर आप उनको आसानी से पिक कर सकते हैं तभी आप शॉट्स लगा पाएंगे। वैसा देखने को मिला नहीं। आर अश्विन का खेलना एक और चीज दर्शा रहा है राजीव यहाँ पर कि रोहित शर्मा के सोच में आर अश्विन अभी अभी भी हैं। जी। और आपको याद होगा कि जब हम लोग बात कर रहे थे एग्रेसिव माइंडसेट की, तो एग्रेसिव माइंडसेट यही होता है कि आप एक कप्तान का प्रयास ये होता है कि जब मैं चयन करूं अपने बॉलर्स का, तो मुझे 5 विकेट टेकिंग बॉलर्स होने चाहिए। जी। मुझे इकोनॉमिकल बॉलर्स नहीं चाहिए, मुझे किफायती बॉलर्स नहीं चाहिए, मुझे विकेट टेकिंग बॉलर्स चाहिए। और इसी वजह से विकेट टेकिंग बॉलर्स में आर अश्विन का नाम यहाँ पर आ रहा है। तो एक ये सोच भी है कि हो सकता है कि आने वाले समय में आर अश्विन का रोल धीरे धीरे और बढ़ जाए, क्योंकि उनके पास वो एक विकेट टेकिंग बॉलर है, उनके पास बहुत ज्यादा अनुभव है। हाँ, तो फिर वापस मैं अपनी बात पर आ रहा हूँ कि वेस्ट इंडीज बल्लेबाजों को, स्पिनर्स को खेलने के लिए बहुत जरूरी होता है कि आपके पास फुटवर्क हो, नजर नहीं आया, डिसीजन मेकिंग अच्छी होनी चाहिए, वो भी नजर नहीं आया कल के मैच में। आप विकेट टेकिंग ऑप्शन की बात कर रहे हैं समा भाई। अर्शदीप सिंह एक विकेट टेकिंग ऑप्शन के रूप में निकल कर सामने आया, और मुझे लग रहा है जो दो स्पेल मैंने देखे, एक इंग्लैंड में, दूसरा मैंने कल वेस्ट इंडीज में देखा, कमाल की गेंदबाजी वो करते हैं। उनका यॉर्कर्स पे कंट्रोल, और वसीम अकरम की तरह जिस तरह राइट हैंड में बॉल लेके वो भागते हैं और लास्ट टाइम पे वो अपना ग्रिप चेंज करते हैं, बहुत स्ट्रेटेजी नजर आ रही है उनकी गेंदबाजी में। एक आपको लग रहा है तीसरे सीमर के तौर पे, एक लेफ्ट आर्म सीमर के तौर पर अर्शदीप धीरे धीरे टीम मैनेजमेंट की गुड बुक्स में आते जा रहा है? सही कहा आपने राजीव, क्योंकि ये बहुत ही शानदार विकल्प साबित हो रहे हैं अर्शदीप। एक तो लंबे कद के लेफ्ट आर्म सीम बॉलर है, गति उनकी बढ़ गई है, उनका अब 1 डेढ़ साल 2 साल का अनुभव हो चुका है, एक तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का, उसके साथ साथ टीम के साथ ट्रैवल करने का, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो स्पीड ज्यादा जनरेट कर रहे हैं। वेरिएशन तो हमेशा से रही है, पर स्पीड के साथ इस प्रकार की वेरिएशन अगर आ जाती है तो आप ज्यादा, आपकी गेंदबाजी में धार दिखने दिखने लगता है, जो कि इस समय नजर आ रहा है अर्शदीप की गेंदबाजी में। आपने यॉर्कर के बारे में सही कहा। अब दो प्रकार की यॉर्कर है, एक जो है वो राइट हैंडर के लिए अंदर आती है, एक राइट हैंडर्स के लिए बाहर भी निकलती है, जिस तरह से उन्होंने कल बोल्ड किया लेफ्ट हैंडर को, वो गिरने के बाद बॉल अंदर आई। तो इस तरह के दो अगर आपके पास लीथल यॉर्कर्स हैं, उसका फायदा आप कभी भी कर सकते हैं। कंट्रोल काफी अच्छा नजर आया है अर्शदीप की गेंदबाजी में। इसी वजह से मुझे लग रहा है कि टीम मैनेजमेंट सोच रही है उनके बारे में कि क्या उनको 11 में तो नहीं, कम से कम उनको 15 में लेकर फिर आने वाले समय में आगे सोच सकते हैं कि नहीं। तो भाई एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट और था, जिस तरह से मायस को उन्होंने आउट किया, दो बड़े शॉट मायस ने खेले उनके अगेंस्ट, तीसरा जो स्लोअर बाउंसर डाला उन्होंने, उनका बैट ऑटोमेटिक रुक गया उस स्लोअर बाउंसर पे। ये दिखाता है कि वो दिमाग से बहुत ज्यादा गेंदबाजी करते हैं। अक्सर हम फास्ट बॉलर्स के लिए कहते हैं कि वो दिमाग नहीं लगाते, बट जिस तरह के वेरिएशंस हैं उनके पास, वो राहुल द्रविड़ मुझे लग रहा है नोट कर रहे होंगे। आपको भी ये लग रहा होगा कि जो वेरिएशंस वो दिखा रहे हैं और जो बड़ा दिल दिखा रहे हैं गेंदबाजी में, वो उनके बहुत काम आएगा आने वाले मैचेस में। मैं तो ये चाहता हूँ कि अब सभी आने वाले 4 मैचेस में अर्शदीप को मौका मिले, और बिल्कुल। उनको हर प्रकार के परिस्थिति में टेस्ट किया जाए। तभी आने वाले समय में एक रेगुलर बॉलर हो सकते हैं। यहाँ पर कई सारे विकल्प हैं इस समय रोहित शर्मा के पास, आपके पास हर्षल पटेल है, आपके पास आवेश खान है, आपके पास इस समय अर्शदीप है। इनमें से आप सिर्फ एक या दो ही स्पिन सीमर्स को और अपने टीम में जगह दे सकते हैं 11 के बाहर। तो इस वजह से अगर यहाँ पर उनको और मौका मिलता है खेलने के लिए और उनका अच्छा प्रदर्शन रहता है, तो फिर ये एक बहुत ही शानदार एसेट साबित हो सकते हैं भारतीय टीम के लिए। तो सभा भाई, आखिरी सवाल, कितने नंबर आप देंगे भारतीय टीम को 10 में से, जिस तरह से पहला T20 जीते हैं? राजीव, अंतर बहुत बड़ा है यहाँ पर। इतना क्लिनिकल परफॉर्मेंस, इतना शानदार प्रोफेशनल परफॉर्मेंस, वो भी बहुत कठिन विकेट था ये। पहला मुकाबला था यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट था यहाँ पर, इस प्रकार के विकेट में इतना बड़ा स्कोर खड़ा करना, वही ये नजर आ रहा है कि भारतीय टीम कितनी ज्यादा तगड़ी हो गई है इस समय। तो 10 में से 10 तो देना ही होगा। मुझे लगता है कि आने वाले मैचेस में भी 10 में 10 ही आपको अंक हमें देने होंगे भारतीय टीम को, यानी राजीव। आप क्लीन स्वीप की तरफ इशारा कर रहे हैं, एक और क्लीन स्वीप के लिए हमें तैयार रहना चाहिए? हाँ हाँ, निश्चित रूप से क्लीन स्वीप, क्योंकि मुझे ऐसा कोई खिलाड़ी नजर नहीं आ रहा है वेस्ट इंडीज में। हो जी। सकता है कि जहाँ कंडीशंस ठीक हो जाए वहां पर थोड़ा अंतर जो है, ये क्वालिटी का थोड़ा बहुत कम हो जाए। पर उसके अलावा बहुत कठिन होगा वेस्ट इंडीज को यहाँ पर वापस आना इस श्रृंखला में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका, और हमारे तमाम जो व्यूअर्स जुड़े, दर्शक जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो संकेत बिल्कुल साफ है, भारतीय टीम को हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स की तरफ से 10 में से 10 अंक मिले हैं, और
इस रिजल्ट कार्ड में अभी 4 एग्जाम और बाकी है और मुझे लग रहा है जब फाइनल एग्जाम तक हम पहुंचेंगे तो क्लीन स्वीप एक तो हमारे हाथ में होगा, दूसरा भारतीय टीम मुझे लग रहा है अपने अंकों में और थोड़ा बढ़ोतरी करती नजर आएगी और थोड़े बहुत जो डिपार्टमेंट्स रह गए हैं उस पर भारतीय टीम और तेजी के साथ काम करेगी और धीरे धीरे वर्ल्ड कप की तरफ जो तैयारी की हम बात लगातार कर रहे हैं वो तैयारी और थोड़ी पुख्ता होती चली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।